Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic long term sources of capital. जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसे चलाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। और आज वही हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहाँ से वो एक्वायर कर सकती है, या कौन कौन सी सोर्सेज हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जब डिस्कस किया था, तब हमने 3 मेजर डिसीजंस डिस्कस किए थे जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लेते हैं। तो 3 मेजर डिसीजंस कौन से होते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा, जो फाइनेंस चाहिए है, वो कहाँ से अरेंज करेगी, उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फिर जो पैसा आपने अरेंज किया उसे आप कैसे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज में इन्वेस्ट करोगे, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करोगे, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे, या कैपिटल बजटिंग में लगाओगे, वो तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आपको मिले हैं, पैसे आपको मिले हैं, जितना काम आपने किया उससे जो आपको रिटर्न मिला है, उसको आप कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने शेयर होल्डर के अंदर, वो होता है डिविडेंड डिसीजन। सो आज जो डिसीजन हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि जितने पैसे उसे चाहिए, जितनी कैपिटल उसे चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो कैपिटल वो कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो कैपिटल के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज। ऐसे सोर्सेज जो हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मिले वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं। और लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या हैं, जो एक्चुअल में ज़्यादातर केसेस में मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं को यूज़ करती हैं अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि एक तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मिलते हैं, सेकेंडली इनका जो रेंज है, यानी कि ये जो ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है और इनकी जो रेंज है वो ज़्यादा बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज के अंदर आपको पैसा लिमिटेड ही मिलता है, बट लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर आपको ज़्यादा पैसा मिलता है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म सोर्सेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। Now, what is the meaning of long-term sources? So first is finance is a lifeblood of business. As we all know कि without finance हम अपने business को, अपनी organization को start नहीं कर सकते। और मान लो आपने start कर भी दिया तो बिना finance के आप run नहीं कर सकते। आपको capital, आपको finance चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, अपने business को successfully run कर सकते हो ताकि वो market के अंदर survive करे। तो उसके लिए number of sources आपके पास हो सकते हैं। number of sources यानी कि कौन कौन से options हैं, कौन कौन से स्कोप हैं जहां से आप उस कैपिटल को या उस फाइनेंस को अरेंज कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन द हैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज इंक्लूड ऑल दो सोर्सेज इन विच वी गेट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर लॉन्ग टाइम बेस। सो जिसमें आप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एक लार्ज सम ऑफ मनी आपको मिलता है, वो हमारे क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। और जितने भी नंबर ऑफ़ लॉन्ग टर्म सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो टोटली एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सी सोर्सेज को यूज़ करना है। जैसे कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर इक्विटी शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, लोन आता है, रिटेन अर्निंग आता है। सो ये नंबर ऑफ़ सोर्सेज हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर को भी यूज़ कर सकती है कि हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स को ही यूज़ करना चाहते हैं, सिर्फ इक्विटी कैपिटल हम यूज़ करेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को यूज़ कर रही हो, कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकती हैं, या मल्टीपल ऑप्शंस भी यूज़ कर सकती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी भी ले रही है, प्रेफरेंस भी ले रही है और डेट भी ले रही है, कंबाइन सोर्सेज को वो यूज़ कर रही हैं। सो नाउ वन बाय वन हम सभी सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ इक्विटी शेयर्स, और वन ऑफ द मोस्ट डिज़ायरेबल सोर्स होती है जो हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट इज़ इक्विटी शेयर। अ कंपनी इशू इक्विटी शेयर टुडेज कैपिटल एट द कॉस्ट ऑफ डाइल्यूटिंग इट्स ओनरशिप। कि इक्विटी शेयर की एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है, जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल गेन करते हो या उसके लिए रेज करते हो, तो जितने भी पब्लिक है उसको आप क्या करते हो, आपने कम कुछ शेयर्स इशू कर दिए जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए। अब वो सब्सक्राइब करने के बदले क्या लेंगी, आपकी कंपनी की ओनरशिप। हमेशा याद रखना, जब भी इक्विटी शेयर्स की बात आती है तो आपकी ओनरशिप डाइल्यूट होती है। जो भी लोग आपके
बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, जो भी लोग आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे, उनकी क्या आ जाएगी, आपकी कंपनी के अंदर ओनरशिप आ जाएगी। और ओनरशिप के बदले आपको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, फाइनेंस मिलता है, जिसे आप कैपिटल बोलते हो। सो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इक्विटी शेयर बनेंगे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप के अंदर आ जाएंगे, उनकी ओनरशिप के अंदर पार्टनरशिप हो जाएगी। इन्वेस्टर कैन परचेज यूनिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स टू गेट पार्ट इन द ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा या परचेज करेगा, उसको क्या मिल जाएगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, तो जितने भी लोगों ने, किसी ने 100 ले लिए, किसी ने 1000 ले लिए, तो टोटल जितने भी लोगों ने लिए ये सब क्या हो जाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप की पार्टिसिपेशन में आ जाएंगे। अब इसकी क्या फीचर्स हैं, दैट इज इट परमानेंट शेयर, कि ये परमानेंट टाइम पीरियड के लिए आपको ये कैपिटल मिलती है। जैसे ओनर होते हैं, अब आप किसी बिजनेस के ओनर हो तो आप किसी और से पैसे ले रहे हो ना, तो आपकी ड्यूटी होती है, आपकी ऑब्लिगेशन होती है कि आपको उसे रिटर्न करना पड़ेगा। मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने किसी से 1 लाख रुपए अगर उधार लिए हैं, तो ये मेरी ड्यूटी है, चाहे मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे वो 1 लाख रुपए उन्हें रिटर्न करने पड़ेंगे। बट ओनर खुद के पैसे के लिए उसकी ये ड्यूटी नहीं होती कि मुझे तो अपने 1 लाख जो मैंने लगाए हैं वो वापस चाहिए ही चाहिए, मैं तो उसे डबल करना चाहूँगी, बट मेरी खुद से कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो ये परमानेंट शेयर और परमानेंट अमाउंट आपको मिलता है, बिकॉज वो ओनरशिप ले रहे हैं, तो उन्हें पैसा तभी मिलता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा हो। लॉस हो रहा हो तो उन्हें लॉस को बियर करना पड़ता है, क्योंकि ओनर है तो आपको प्रॉफिट में अगर आपका हिस्सा है तो ऑब्वियसली लॉस भी आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी शेयर्स लेते हो तो आपको सिग्निफिकेंट रिटर्न मिलता है अगर आप एक अच्छी कंपनी में हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसके अंदर अच्छे रिटर्न्स आते हैं, तो जो भी आपकी कंपनी की टोटल अर्निंग होती है ना, उसमें सबसे पहले किसे पे किया जाता है, डेट को, जो आपकी फिक्स्ड पेमेंट होती है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को, इन दोनों की क्या होगा, एक फिक्स्ड पेमेंट होगी जो इनको देनी होगी। बाद में जितना भी पैसा बच गया वो किसको मिलता है, ओनर को, और ओनर कौन है, इक्विटी शेयर्स। तो ये सारा पैसा किसके लिए बच जाता है, हमारे इक्विटी शेयर्स के लिए। तो इसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट रिटर्न मिलता है, बट ये रिस्की भी ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है फ्यूचर हमें लॉस हो जाए। तो लॉस के केस में क्या होगा, डेट और प्रेफरेंस को तो अपनी अपनी चीज़ें मिल जाएंगी, बट इक्विटी शेयर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। इनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। जैसे हमारे आगे हम डिस्कस करेंगे कि डिबेंचर्स को इंटरेस्ट मिलता है, तो इक्विटी शेयर को जो रिटर्न मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जो हमारे इक्विटी शेयर होते हैं वो हमारे ओनर भी होते हैं, इसीलिए उनके पास वोटिंग राइट होता है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेने हैं उसके लिए जो वोटिंग होती है, उसके अंदर इक्विटी शेयर्स को राइट होता है कि वो वोट दे सकते हैं, और उसी के बेस पे डिसीजन मेकिंग होती है। एडिशनल प्रॉफिट ऑब्वियसली इन्हें मिलेगा, क्योंकि सारे प्रॉफिट पे इन्हीं का हक है। ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ 10% मिलेगा, सिर्फ 12% मिलेगा। जितना प्रॉफिट बचेगा वो सारा इन्हीं का हो जाएगा, और उसी को ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। सो एडवांटेजेस क्या हैं, हाई रिटर्न्स आपको मिलेंगे, वोटिंग राइट आपके पास होगा, मैनेजमेंट के अंदर आपका पार्टिसिपेशन है, डिसीजन मेकिंग के अंदर आप एक वाइटल रोल प्ले करोगे, एंड आपको कंपनी की ओनरशिप मिलती है। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ बाइंग इक्विटी शेयर्स। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, रिस्क है, सिक्योरिटी आपको नहीं मिलती, देयर इज अ लैक ऑफ सिक्योरिटी इन इक्विटी शेयर्स। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स या डेट में आप क्या बोल सकते हो कि किसी ने आपको उधार दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं, डिबेंचर्स होते हैं जो। तो डिबेंचर्स ये नहीं देखते कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उनको अपना पैसा चाहिए और उनको अपना इंटरेस्ट चाहिए। तो वो क्या है, एक सिक्योरिटी में है ना, कि चाहे कंपनी को कुछ भी हो, उन्होंने पैसा दिया है तो उन्हें वापस मिलेगा। बट इक्विटी शेयर्स में वो नहीं होती, वो रिस्क होता है, सिक्योरिटी नहीं होती। उन्होंने पैसा लगा दिया और अगर कंपनी ने बहुत अच्छा किया तो उन्हें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, बट अगर व्हाट इफ कंपनी विल नॉट एबल टू डू दैट गुड, अगर वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, इन दैट केस उनको क्या करना पड़ेगा, फेलियर बियर करना पड़ेगा, लॉस को बियर करना पड़ेगा। इररिडीमेबल, कि ऐसा नहीं है कि 10 साल तक ही है, 15 साल तक ही है, ये इररिडीमेबल होते हैं, जो हमने फीचर में भी किया था, दैट दिस इज अ परमानेंट शेयर। एक बार आपने ले लिया तो वो परमानेंट है, इनका कोई रिडीम पीरियड नहीं होता। लीड टू स्पेक्यूलेशन, कि जब आप इक्विटी शेयर में जाते हो तो स्पेक्यूलेशन ऑब्वियसली आपको करनी पड़ती हैं। आप यही सोच के जाते हो ना, आप अपने माइंड में आइडिया लगाते हो कि प्राइस कितने हाई जा सकते हैं, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो स्पेक्यूलेशन के बेस पे ही आप इसमें डील करते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पहला लॉन्ग टर्म सोर्स जो हमने डिस्कस किया है वो क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसके अंदर जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको क्या मिलती है, कंपनी की ओनरशिप मिलती है, और रिटर्न में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। नाउ सेकंड इज
प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के अंदर और इक्विटी शेयर के अंदर एक मेजर डिफरेंस होता है कि जैसे इक्विटी शेयर हमेशा के लिए परमानेंट है, प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा भी हो सकता है रिडीमेबल हों कि सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए ही वो पैसा लगा रहे हैं, तो ये रिडीमेबल भी हो सकते हैं। और प्रेफरेंस, जिनका नाम ही प्रेफरेंस है, तो इसका मतलब क्या है, जिनको प्रायोरिटी मिलती है, जिनको प्रेफरेंस मिलती है कुछ केसेस में, वही हमारे क्या है, प्रेफरेंस शेयर। और किसके ऊपर प्रेफरेंस मिलेगी, इक्विटी शेयर्स से पहले जिनको प्रेफरेंस मिलती है उनको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। दीज आर दो शेयर्स विच गोट प्रेफरेंशियल राइट, यानी कि इनको पहले प्रायोरिटी मिलती है इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि जो हमारे पास अर्निंग आई है, जितनी भी अर्निंग एक ऑर्गेनाइजेशन की हुई है, उसमें से जो हमारे डेट हैं उनको पे करने के बाद जो पैसा मिलता है वो शेयर्स के लिए ही बच जाता है ना। अब ये जो पैसा है ये शेयर होल्डर के लिए है, बट इसी के अंदर भी पहले प्रेफरेंस जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाए कि इनका पैसा पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद इक्विटी को मिलेगा, तो वो शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनको प्रेफरेंस मिलती है ओवर इक्विटी शेयर्स, और दो चीज़ों के अंदर प्रेफरेंस मिलती है, पहला डिविडेंड की पेमेंट के अंदर, और एट लास्ट जब आपकी कंप्लीट कैपिटल रीपे होती है उसके अंदर भी पहले इन्हें प्रेफरेंस मिलती है। सो ये हमारे क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नो कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, कि इनका मैनेजमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। इनका वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब ये उसके अंदर इंक्लूडेड हो, इनका इंटरेस्ट, इनका सेल्फ इंटरेस्ट अगर उसके अंदर है, मैटर करता है कि जो डिसीजन होगा वो इनको भी अफेक्ट करने वाला है, उसी केस में इनको वोटिंग राइट मिलता है, अदरवाइज इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता। फिक्स्ड डिविडेंड इनका होता है, और प्रिविलेज इन रीपेमेंट। फिक्स्ड डिविडेंड है, इसका मतलब क्या है, पहले से फिक्स्ड है कि आपको 10% मिलेगा, 12% मिलेगा, और प्रिविलेज यानी कि पहले प्रेफरेंस मिलती है पेमेंट की इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे कि कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल क्या होते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सके, वो हमारे होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जिनको इक्विटी शेयर्स में ना कन्वर्ट किया जा सके वो हमारे होते हैं नॉन कन्वर्टेबल। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, जैसे हमने बोला कि सबसे पहले हमारी जो अर्निंग है उसमें से हम डेट को देते हैं, फिर प्रेफरेंस को देते हैं, और बचा हुआ पैसा इक्विटी के लिए बच जाता है। मान लो इक्विटी को देने के बाद भी हमने कुछ पैसा अलग से रख लिया, तो इक्विटी के पास तो अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा अमाउंट है ना, इसीलिए तो उनको हाई रिटर्न मिलता है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो इस एडिशनल प्रॉफिट के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। जिनका एडिशनल प्रॉफिट यानी कि जो फिक्स्ड अमाउंट है उसके अलावा इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो हमारे होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। जिनको फिक्स्ड अमाउंट के साथ साथ एडिशनल प्रॉफिट का भी परसेंटेज मिले उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिडम्पशन डेट जिनकी आ जाती है, जैसे सिर्फ 5 साल तक हैं, 10 साल तक हैं, वो हमारे होते हैं रिडीमेबल। जिनकी कोई रिडम्पशन डेट नहीं होती, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक वो रहेंगे, वो हमारे होते हैं इरिडीमेबल। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव हमारे क्या होते हैं, अगर आपको पिछले साल मान लो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस फेस कर रही थी तो 2023 में आपको डिविडेंड नहीं मिला, और 2024 में आपको 2024 के साथ साथ अगर 23 वाला जो डिविडेंड नहीं मिला था वो भी मिलता है, दोनों डिविडेंड मिलेंगे, तो वो हमारा क्या होता है क्यूमुलेटिव। यानी कि अगर किसी ईयर रह गया तो वो आपको आगे ज़रूर मिलेगा, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन क्यूमुलेटिव क्या है, लॉस की वजह से अगर पिछले साल नहीं मिल पाया था तो अब उसे भूल जाओ, अब नए साल में सिर्फ नए साल का ही डिविडेंड मिलेगा, वो हमारे होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये हमारे क्या थे, प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट हमने डिस्कस किया इक्विटी शेयर, देन प्रेफरेंस शेयर। नाउ थर्ड सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे हम किसी से रेंट पे लेते हैं ना, उस तरीके से डिबेंचर्स होते हैं कि इन्होंने हमें उधार पे कुछ पैसे दिए हैं। डिबेंचर्स क्रिएटेड, दे आर ऑल्सो नोन एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी, यानी कि आपको एक तरीके से क्रेडिट पे कुछ पैसे इन्होंने दे दिए और वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिटर्न करने पड़ते हैं। इसका एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसके अंदर कंपनी साफ साफ ये लिखती है कि इतने इंटरेस्ट पे हमने इनसे इतने पैसे लिए हैं और जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम इन्हें ये रिटर्न कर देंगे, वो सब उसके अंदर लिखा होता है, वो हमारे क्या होते हैं, डिबेंचर्स। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं,
फिक्स्ड पीरियड है कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, पहले से हमारे डॉक्यूमेंट में वो पीरियड डिफाइंड होता है। इंटरेस्ट पेमेंट होती है, हर साल आपको इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए लिए हैं डिबेंचर से एट द रेट 10, तो 10% आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो 10 लाख का 10% आपको हर साल पे करना है और एट द एंड रिडम्पशन डेट पे वो 10 लाख पे करने हैं। ये हमारा क्या होता है, इसका इंटरेस्ट पेमेंट होता है। रिडम्पशन होती है ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही होते हैं। इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, इनका कंपनी पे कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई ओनरशिप इन्हें नहीं मिलती। ये एक तरीके से कंपनी के क्रेडिटर्स हैं जिससे कंपनी ने पैसा उधार पे लिया है और एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको वो इंटरेस्ट के साथ यानी कि ब्याज के साथ अपना पैसा रिटर्न कर देंगे। ये हमारे क्या होते हैं, डिबेंचर्स। और इट इज़ कंसीडर्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, सिक्योरिटी होती है ना डिबेंचर्स के पास कि उनको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इसके अंदर डिबेंचर का रिस्क कम होता है, इसीलिए इसका जो इंटरेस्ट है ना वो भी रेट थोड़ा कम होता है। इनको पैसा, इनकी कॉस्ट जो है कंपनी के लिए वो थोड़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनके टाइप्स भी सेम हो सकते हैं, जैसे कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस के अंदर वो कन्वर्टेबल होते हैं, जो कन्वर्ट नहीं किए जा सकते वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। रजिस्टर्ड होते हैं और बियरर होते हैं। रजिस्टर्ड क्या है, जिसका नाम रजिस्टर के अंदर मेंशन है उसी को पैसे मिलेंगे, यानी कि जिसका नाम मेंशन, अगर मैं आपके नाम से मैंने पैसे लिए हैं तो जो रिटर्न है इंटरेस्ट का, जो रिडम्पशन होगा वो सिर्फ आपको ही होगा और किसी को नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई और आपके बिहाफ पे ले जाए, वो तो होता है रजिस्टर्ड। बियरर क्या है, जिसके अंदर अगर आपने कंपनी का नाम भी लिख दिया या कोई और भी बिहाफ पे ले रहा है, आपने किसी और को भी भेज दिया, तो उसको भी वो इंटरेस्ट पेमेंट एंड रिडम्पशन जो टाइम पे रीपेमेंट करनी है वो दी जा सकती है, वो हो सकते हैं। सो इस तरीके से इसके भी सेम होते हैं, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही होते हैं। ज़्यादातर मोस्टली हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीमेबल ही होते हैं। सो ये हमारे क्या है, डिबेंचर्स। इसके अलावा अनदर सोर्स क्या है, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन क्या है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से लोन लेते हो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। और जब आप बैंक से लोन लेते हो तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए ही देंगे ना, कि ये लोन आपको 5 साल के लिए दिया जा रहा है, 10 साल के लिए दिया जा रहा है, जिस पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो फुल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। ये सिमिलर होते हैं डिबेंचर्स के, बस इतना डिफरेंस है कि डिबेंचर एक पर्टिकुलर पर्सन आपको दे रहा है और लॉन्ग टर्म लोन आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो। सो ये भी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है। एंड ये बूस्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, क्योंकि अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वेंचर को स्टार्ट करने के लिए, तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म लोन ले सकता है। लास्ट इज रिटेन्ड अर्निंग। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और रिटेन अर्निंग की बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा ही नहीं रहे हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जितना उसको प्रॉफिट हुआ है ना वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती अपने शेयर होल्डर्स को। कुछ प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल अगर उनके पास 10 लाख प्रॉफिट है तो वह ये नहीं है कि सारा का सारा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। कुछ 4 लाख मान लो उन्होंने बचा के रख लिए और 6 लाख उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो ये जो 4 लाख उन्होंने अलग से रखे हैं वो उनकी क्या है, रिटेन्ड अर्निंग है, जो उन्होंने अपने पास बचा कर रखी है ताकि फ्यूचर में जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो उसे यूज़ कर सकें। तो फ्यूचर में अगर उन्हें फाइनेंस की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली वो अपनी रिटेन अर्निंग को यूज़ करेंगे, अपनी एक तरीके से सेविंग है तो उस सेविंग को यूज़ करेंगे, विच कैन एक्ट एज अ इंटरनल सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ऑब्वियसली इंटरनल सोर्स है क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जाना पड़ा पैसे अरेंज करने के लिए। सो इट इज़ इंटरनल सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस विच इज़ नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। इसकी क्या एडवांटेजेस हैं कि ये इकोनॉमिकल सोर्स है, आपको जैसे बाकी सोर्सेज पर आपको डिविडेंड देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इस पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि आपका खुद का पैसा है जो आपने सेव करके रख रखा था, कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होती, फ्लेक्सिबल सोर्स है और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसके एक्सटेंशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट what are the various long term sources of capital. I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you, keep supporting and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.